Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss kinds of negotiable instruments, business law second chapter 2 BCom fourth sem. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ join it. इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग कोई चेक है या फिर इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंडिया में ड्रॉन किया जाता है, जो पेबल होगा या फिर उस पर्सन पे ड्रॉन किया जाएगा जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन से हो जाएंगे? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। बेस्ड अपॉन दिस डेफिनेशन वी कैन से दैट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज़ वन। और इसी डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड होके तो हम कह सकते हैं कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच इज़ ड्रॉन एंड पेबल इन इंडिया, जिनको ड्रॉन भी इंडिया में किया गया है एंड पेबल भी इंडिया में है, या फिर विच इज़ ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, या फिर उस पर्सन पे ड्रॉन किया गया है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है। इवन इफ़ इट इज़ पेबल आउटसाइड इंडिया, चाहे फिर उसकी जो पेमेंट है वो इंडिया के आउटसाइड हो। जो प्रॉमिसरी नोट है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये इंडिया में ही ड्रॉ किए जाते हैं और इनकी जो पेमेंट है वो भी इंडिया में ही होती है। हमने लास्ट लेक्चर में किया भी था कि जो प्रॉमिसरी नोट की सर्कुलेशन होगी वो एक कंट्री के अंडर ही होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रॉमिसरी नोट के केस में कोई भी ड्रॉई नहीं होता, सिर्फ दो पार्टीज होती हैं, एक मेकर एंड दूसरा पेई। सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है उनको हम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स ट्रीट करेंगे। अगर उस इंस्ट्रूमेंट पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और हमें पता चल गया कि वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम उसको फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ट्रीट करेंगे। और इनलैंड के लिए ये दोनों कंडीशन, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है वो इंस्ट्रूमेंट, तो वो हो जाएगा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये भी है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में। अगर जो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो जाए तो नेसेसरी है कि उसको प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए, और जिस कंट्री में वो पेबल है उसी कंट्रीज़ के लॉज के अकॉर्डिंग ही उसको प्रोटेस्ट किया जाएगा। अगर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में प्रोटेस्टिंग कंपलसरी नहीं है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनलैंड बिल्स के। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है कि जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। अ बिल ड्रॉन इन सोनीपत ऑन अ बिजनेसमैन इन दिल्ली विच इज़ पेबल इन दिल्ली और लंदन। तो यहाँ पे जो दोनों पार्टी हैं, ड्रॉवर एंड ड्रॉई, दोनों क्या है, इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन वो पेबल क्या है, वो इंडिया में भी हो सकता है या फिर आउटसाइड इंडिया भी। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट कंडीशन को, तो ये हो जाएगा हमारा इनलैंड बिल। सेकंड क्या है, अ बिल ड्रॉन इन दिल्ली ऑन अ बिजनेसमैन इन पेरिस विच इज़ पेबल इन बॉम्बे और हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज पेबल इन बॉम्बे। कि ये जो बिल है इसको ड्रॉन किया गया है दिल्ली में और ये जो ड्रॉई है वो कहाँ का है, पेरिस का। तो लेकिन जो ये बिल को एक्सेप्ट किया है या उसकी जो पेबल होगा वो बॉम्बे में होगा, तो ये भी हो जाएगा इनलैंड बिल। अब बिल ड्रॉन इन दिल्ली ऑन अ बिजनेसमैन इन बॉम्बे, बिल को दिल्ली में ड्रॉन किया गया था और जो बिजनेसमैन था वो बॉम्बे में था, और उस बिल को एक्सेप्ट किया गया और कि वो पेबल होगा लंदन में। एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन बिल्स। A few examples of foreign bills are given below. First is a bill drawn in India. बिल तो ड्रॉन किया है इंडिया में ऑन अ पर्सन लिविंग आउटसाइड इंडिया, और जिस पर्सन पे ड्रॉ किया है वो इंडिया के आउटसाइड है। विच इज़ पेबल आउटसाइड इंडिया, और जो बिल की पेमेंट होगी वो भी इंडिया के आउटसाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल अ बिल ड्रॉन इन दिल्ली, बिल को ड्रॉन किया है दिल्ली में ऑन अ पर्सन इन लंदन, और इस पर्सन पे किया है जो लंदन का है। विच इज़ पेबल इन पेरिस, और उसकी पेमेंट कहाँ होगी, पेरिस में। अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन हु इज़ लिविंग आउटसाइड इंडिया, एक बिल को ड्रॉन किया है इंडिया के ही आउटसाइड है, बाहर है, और उस पर्सन पे ड्रॉन किया है जो कि इंडिया के आउटसाइड रहता है।
अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया विच इज़ पेबल इन इंडिया। बिल को इंडिया के बाहर ड्रॉन किया है लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो कहाँ है, इंडिया में। अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया विच इज़ पेबल आउटसाइड इंडिया। ड्रॉन भी इंडिया के आउटसाइड है एंड जो पेबल होगा वो भी इंडिया के आउटसाइड है। यूजेंस इंस्ट्रूमेंट, इनको हम आफ्टर साइट इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। यूजेंस इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका टाइम फिक्स किया जाता है कंट्रीज़ के कस्टम्स के अकॉर्डिंग। कौन से वाला टाइम, कितने टाइम के बाद उस बिल की पेमेंट होगी, और इन बिल्स को ड्रॉन किया जाएगा एक कंट्री में एंड जो पेबल होंगे वो अनदर कंट्री में। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहेंगे यूजेंस इंस्ट्रूमेंट, और इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो डिटरमाइन की जाएगी जो भी कंसर्न कंट्रीज़ हैं, यानी कि एक कंट्री में बिल को ड्रॉन किया एंड दूसरी कंट्री में वो पेबल हो गया, तो जो भी कंसर्न कंट्रीज़ होंगी उनमें जो प्रैक्टिसेस प्रिवेल करती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो ड्यूरेशन है वो डिसाइड की जाएगी, और ये कंट्री टू कंट्री डिफ्रेंशिएट करती है। साइट एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट्स, सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग अगर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में जो वर्ड्स ऐड हैं, कौन कौन से, एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट। ऑन प्रेजेंटमेंट में तो समझ आ रहा है कि प्रेजेंट करोगे तो उसकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। एट साइट का मतलब होता है ऑन डिमांड। तो जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जब भी उनको प्रेजेंट किया जाएगा तो उस टाइम पे वो पेबल हो जाएंगे, और इनको हम किसी भी टाइम पर प्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड डेट पे ही पेबल होंगे, कि जब उनकी मैच्योरिटी डेट आएगी तभी वो पेबल होंगे। लेकिन जो एट साइट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ऑन डिमांड, कि जब भी डिमांड करोगे उस टाइम पे वो पेबल हो जाएंगे, और इनको हम किसी भी टाइम पर प्रेजेंट कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट को हम टाइम इंस्ट्रूमेंट कब कहेंगे, जब इफ़ इट इज़ पेबल, अगर वो पेबल है, कब पेबल होगा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज़ ड्रॉन, कि जिस डेट को उस इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉन किया गया था उसके बाद जो भी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन है उसकी एक्सपायरी के बाद वो पेबल होगा। If it is payable after the expiry of a specified duration from the date on which it is presented for sight, या फिर जिस डेट को उस बिल को प्रेजेंट किया गया था, उस इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट किया गया था और जो भी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन थी उसकी एक्सपायरी के बाद वो पेबल होगा। If it is payable after the expiry of a specified duration from the date of occurrence of an event which is sure to occur, या फिर कोई इवेंट भी हो सकता है कि वो इवेंट अक्कर होगा, उस इवेंट की अकरेंस के बाद जो भी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन है उसके एक्सपायरी के बाद फिर वो बिल पेबल होगा, और जो इवेंट होगा ना वो श्योर है कि वो अक्कर होगा ही होगा, तो उस इवेंट के अकरेंस के बाद एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन होगी, वो एक्सपायर होगी, तब ये इंस्ट्रूमेंट पेबल होंगे। तो ये तीन तरह की जो कंडीशन होती हैं इनमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है इंस्ट्रूमेंट तो उसको हम कहेंगे कि वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है, टाइम इंस्ट्रूमेंट है। द फॉलोइंग आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पेबल ऑन डिमांड। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है उन इंस्ट्रूमेंट्स के जो डिमांड करने पे पेबल होते हैं। सेक्शन 6 एंड सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग जो चेक है वो हमेशा ही पेबल होगा डिमांड पर, एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इन एनी अदर मैनर एक्सेप्ट एज पेबल ऑन डिमांड। इसको हम पेबल ऑन डिमांड को छोड़ के किसी और अदर मैनर में ड्रॉन नहीं कर सकते। सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग अगर जो वर्ड्स हैं इंस्ट्रूमेंट पे ऑन डिमांड और एट साइट और ऑन प्रेजेंटेशन, ये उसी इंस्ट्रूमेंट पे यूज़ किए जाते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट क्या होगी, डिमांड पे होगी। सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे या जो डेट ऑफ पेमेंट है अगर वो मेंशन नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज पे या फिर प्रोमिसरी नोट पे, तो वो बिल होंगे या प्रोमिसरी नोट है उनको पेबल ऑन डिमांड कंसिडर किया जाएगा। There is also a difference between instruments payable after date and those payable after sight। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट पेबल होंगे आफ्टर डेट और इंस्ट्रूमेंट्स जो पेबल होंगे आफ्टर साइट उनमें भी डिफरेंस है। दोनों ही केसेस में जो इंस्ट्रूमेंट पेबल होते हैं वो एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के बाद होंगे, जैसे कि 30 डेज आफ्टर साइट और 30 डेज आफ्टर डेट। अगर इंस्ट्रूमेंट कैसा है,
पेबल आफ्टर डेट है, तो जो डेट की कैलकुलेशन होगी, जो पेमेंट के लिए डेट कैलकुलेट की जाएगी वो उस डेट से स्टार्ट हो जाएगी मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन, जिस डेट को उस इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉन किया गया था। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट कैसा है, पेबल आफ्टर साइट, उस केस में जो ड्यू डेट की कैलकुलेशन होगी पेमेंट के लिए, उसको कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज प्रेजेंटेड फॉर साइट, कि जिस डेट को इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट किया गया था पेमेंट के लिए, उस डेट से जो ड्यू डेट है वो मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन आफ्टर डेट में क्या था, जिस डेट को इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉन किया गया था उसी डेट से जो मैच्योरिटी डेट की काउंटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट, एम्बिग्यूअस बिल ऑफ एक्सचेंज हमने डिस्कस किया था, सेम वही मीनिंग है एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट का भी। ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको इस मैनर में ड्रॉन किया जाता है कि हम उनको दोनों कंसीडर कर सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी एज वेल एज प्रॉमिसरी नोट भी। और इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सिलेक्ट करेगा। इट मीन्स कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या ट्रीट करेगा, किस फॉर्म में प्रेजेंट करेगा, एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिनको इस मैनर में क्रिएट किया जाए, इस मैनर में ड्रॉन किया जाए, उन इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट, और ये सेक्शन 17 के अंडर आता है। Given below are a few examples of the ambiguous instrument. First is when the drawer and the drawee of the bill of exchange is the same person, कि जो bill of exchange के जो drawer है drawee है दोनों सेम ही पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया एजेंट ने, किस पे, प्रिंसिपल पे, तो ये क्या, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज भी और प्रॉमिसरी नोट भी, तो दोनों रूप में क्लासिफाई हो सकता है, तो ये हो जाएगा एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड इज व्हेन द ड्रॉवर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट इन एग्जिस्टेंस और इज अ फिक्टिशियस पर्सन, कि अगर जो ड्रॉवर है किसका, बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है या फिर क्या है, फिक्टिशियस पर्सन है। एग्जिस्टेंस में नहीं है इट मीन्स कि वो अलाइव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बी इन फेवर ऑफ सी, कि ए ने बिल को ड्रॉ किया बी पे, किसके फेवर में, सी के फेवर में, एंड इफ बी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, और बी क्या है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, देन द इंस्ट्रूमेंट मे बी ट्रीटेड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ प्रॉमिसरी नोट, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज भी और प्रॉमिसरी नोट भी। ये होल्डर के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करता है। अगर उस इंस्ट्रूमेंट को मतलब कि बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो उस केस में जो इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है उसको प्रॉमिसरी नोट ही ट्रीट करना पड़ेगा। थर्ड इज व्हेन द ड्रॉई इज नॉट अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर जो बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉई है वो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ माइनर, कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो माइनर पे ड्रॉ कर दिया, मे बी ट्रीटेड एज अ प्रॉमिसरी नोट बाय द होल्डर देयर ऑफ, उसको हम एज अ प्रॉमिसरी नोट भी ट्रीट कर सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा होल्डर के ऑप्शन पे। इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, इनकोएट मीन्स इनकम्प्लीट। इनकोएट बिल ऑफ एक्सचेंज हमने डिस्कस किया था, सेम वही मीनिंग है इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट्स का। जब एक पर्सन किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे साइन करता है, स्टैंप लगा देता है और उस इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर करता है अनदर पर्सन को, या तो वो इंस्ट्रूमेंट टोटली ब्लैंक है या फिर उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो पार्शली फिल्ड अप है, तो ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट के जो होल्डर है जिसको ट्रांसफ़र किया गया है उसको राइट मिल जाता है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट में जो अमाउंट है उसको एंटर करेगा, और वो अमाउंट होगी जो कि जिसने सिग्नेचर किए थे उसके द्वारा जो अमाउंट डिटरमाइन की गई है उसी अमाउंट को जो भी होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफरी है वो फिलअप करेगा। और ये जो अमाउंट होगी, जितनी अमाउंट स्टैंप के द्वारा कवर हो सकती है उससे एक्सेस नहीं होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करने का राइट किसको मिल गया, ट्रांसफरी को मिल गया, तो सच एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को कहा जाएगा कि वो इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट है, और जो सिग्नेचरी है वो लाइबल होगा इंस्ट्रूमेंट के लिए,
लेकिन जो पर्सन है जिसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया गया है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि जो मैक्सिमम अमाउंट जो उस टाइम से कवर हो रही है कि वो उसको फिलअप ना करे। और यहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो जो लोअर अमाउंट है, स्पेसिफाइड लोअर अमाउंट है, उसको फिलअप करे। और किसी केस में अगर जो इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है वो मैक्सिमम अमाउंट जो स्टैम्प से कवर हो रही थी अगर वो उसको फिलअप कर देता है तो उस केस में जो सिग्नेचरी होगा उसको लायबल नहीं किया जा सकता कि जो अमाउंट होल्डर ने फिल्ड की थी वो उसकी पेमेंट करे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट का सिग्नेचरी है वो सिर्फ उसी अमाउंट को पेमेंट करने के लिए लायबल होगा जिस टाइम पे उसने सिग्नेचर करा था, साइन करा था इंस्ट्रूमेंट को। साइन करते टाइम जो भी उसकी इंटेंशन थी कि मुझे इस पर्सन को इतनी अमाउंट की पेमेंट करनी है तो वो सिर्फ उसी अमाउंट को पे करने के लिए लायबल है। If the transferee of an inchoate stamped instrument fill in the maximum amount covered by the value of the stamp and transfer the same to a holder in due course, then the holder in due course will get a good title to the instrument। अगर किसी केस में ट्रांसफरी ने क्या करा कि जो इनकॉइट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट था उसमें मैक्सिमम अमाउंट जो कवर हो सकती है स्टैम्प से उसको फिलअप कर दिया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसी दूसरे पर्सन को, तो जिस पर्सन को वो इंस्ट्रूमेंट मिलेगा वो ट्रीट किया जाएगा कि उसने इंस्ट्रूमेंट को कलेक्ट करा है एज अ गुड टाइटल। He can sue the initial signatory as well as all the other parties liable on the instrument for the full amount mentioned thereon। जो लास्ट में जिस पर्सन के पास वो इंस्ट्रूमेंट आया तो वो सू भी कर सकता है जो भी शुरुआत में जो भी सिग्नेचरी थे उन पे भी और जो अदर पार्टीज जो उस इंस्ट्रूमेंट के लिए लायबल हैं कि जितनी भी फुल अमाउंट उस इंस्ट्रूमेंट पे मेंशन है वो रिसीव करने के लिए। अगर सिग्नेचरी की कोई इंटेंशन नहीं है पेइंग सच अ हाई अमाउंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट कि जिस टाइम पे उसने इंस्ट्रूमेंट को साइन करा था उस टाइम पे उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि वो उसको हाई अमाउंट की पेमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने साइन कर दिया, स्टैम्प कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट को बी को और साथ में बी को इंस्ट्रक्शन भी दी है कि जो उसके अमाउंट फिलअप की जाएगी उसके द्वारा वो 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बी ने क्या करा उसमें जो 1000 रुपीज़ थे इंस्ट्रूमेंट में जो कि जो स्टैम्प की वैल्यू से कवर हो रहे थे उसने 1000 रुपीज़ को फिलअप कर दिया। इस केस में जो बी है कैन नॉट फाइल अ सूट अपॉन ए, वो ए के खिलाफ जो केस है वो नहीं कर सकता कि वो उसको 1000 रुपीज़ की पेमेंट करे। लेकिन अगर बी ने क्या करा उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया सी को जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मतलब उसको तो सही तरह से उस इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है, गुड टाइटल में रिसीव किया है, तो वो केस कर सकता है 1000 रुपीज़ की रिकवरी के लिए और उसका जो राइट है वो 500 तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, वो 1000 रुपीज़ ही रिसीव करेगा। इसी कंटेस्ट में कुछ पॉइंट्स गिवन है जिनको माइंड में रखना चाहिए जब भी इनकॉइट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट किया जाता है। जो सिग्नेचरी की लाइबिलिटी होगी, इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट का जो सिग्नेचरी है उसकी लाइबिलिटी तब तक अराइज नहीं होगी जब तक कि इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। सेकंड क्या है, इन ऑर्डर टू मेक द सिग्नेचरी लाइबल, अगर सिग्नेचरी को लाइबल करना है इट इज़ नेसेसरी दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज़ एक्चुअली बीन ट्रांसफर्ड बाय हिम टू एनी अदर पर्सन, कि ज़रूरी है कि वो इनकॉइट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट सिग्नेचरी के द्वारा दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाए। इफ़ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय स्टीलिंग इट, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे एक्वायर किया है, चोरी करके, तो सिग्नेचरी विल नॉट बी लाइबल देयर ऑन एक्सेप्ट टू अ होल्डर इन द ड्यू कोर्स, कि अगर आप उसको गुड टाइटल में रिसीव नहीं करते तब तक सिग्नेचरी को लाइबल नहीं किया जाएगा। Third is if the transferee has been given the right to fill in a specified amount on the instrument and he fills in an amount which is higher than the specified amount, then the signatory is not liable to the transferee for such amount। अगर ट्रांसफरी को राइट दिया गया था कि वो स्पेसिफाइड अमाउंट को उसके अंदर फिलअप करे, लेकिन अगर वो क्या करता है हायर अमाउंट को, जितनी उसको परमिशन दी गई थी उससे अगर ज़्यादा अमाउंट को अगर वो फिलअप कर देता है, उस केस में सिग्नेचरी ट्रांसफरी को पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं होगा। He is however liable to the holder in due course as long as the stamp is adequate to cover the amount of the instrument।
लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है जिसने उसको एज अ गुड टाइटल रिसीव किया था, तो वो मतलब उसके पास राइट होगा कि जो भी अमाउंट है इंस्ट्रूमेंट की वो उसको कवर कर सकता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन एम्बिगुअस एंड द इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में क्या डिफरेंस है। द कोर्ट्स फुली रिकॉग्नाइज द वैलिडिटी ऑफ द एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, कि जो कोर्ट ने अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करा है कि एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी क्या होगी। इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट के केस में जो होल्डर है वो क्या करता है, उसको राइट मिल जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट कर सकता है, और जो इंस्ट्रूमेंट है जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसकी जो सिग्नेचरी की लाइबिलिटी है वो भी अराइज नहीं होगी। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पहले से ही कंप्लीटेड हैं, लेकिन उनको ट्रीट किया जा सकता है एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज और एज अ प्रॉमिसरी नोट, और ये डिपेंड करेगा होल्डर की चॉइस पे। इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर्ड नहीं किया जा सकता। कि ए ने इनकॉइट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट किया, उसने बी को दे दिया, लेकिन बी ने अभी तक इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट नहीं किया है, तो वो फर्दर सी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और ना ही जो ए की लाइबिलिटी है वो अराइज होगी। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वो डेट होती है जिस डेट पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल हो जाएगा। प्रॉमिसरी नोट के रिलेशन में और बिल ऑफ एक्सचेंज के रिलेशन में जो मैच्योरिटी का मतलब है उस डेट से जिस डेट को इंस्ट्रूमेंट्स पेबल होंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैच्योरिटी, इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ टू काइंड्स। मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो पेबल ऑन डिमांड और दूसरा है पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। As far as instruments payable on demand are concerned, the question of maturity does not arise. अगर इंस्ट्रूमेंट कैसा है, पेबल ऑन डिमांड है, तब तो मेच्योरिटी का कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होता, क्योंकि ये उसी डेट को पेबल हो जाएंगे जिस डेट को इन इंस्ट्रूमेंट को पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया जाएगा। जो क्वेश्चन ऑफ मेच्योरिटी अराइज ओनली इन द केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच आर पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो मेच्योरिटी का क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के केस में अराइज होता है जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद पेबल होंगे। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो स्पेसिफाइड पीरियड के बाद पेबल होते हैं वो आफ्टर डेट भी हो सकते हैं और आफ्टर साइट भी, और आफ्टर अ सर्टेन इवेंट भी। जो रूल्स होंगे कैलकुलेट करने के मैच्योरिटी को इंस्ट्रूमेंट्स की वो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला रूल क्या है, जब भी मैच्योरिटी की डेट को कैलकुलेट किया जाएगा, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करनी हो या फिर प्रॉमिसरी नोट की, और वो इंस्ट्रूमेंट है जो पेबल नहीं है डिमांड पे, विच इज़ नॉट पेबल ऑन डिमांड और ऑन प्रेजेंटमेंट और ऑन साइट या फिर एट साइट, 3 days आर एडेड टू द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। दीज आर नोन एज डेज ऑफ ग्रेस। जो 3 दिन है वो ऐड किए जाते हैं, और जो 3 days ऐड किए जाएंगे इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी डेट में उनको कहा जाता है डेज ऑफ ग्रेस। एंड जो मेकर है, एक्सेप्टर है एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इज एंटाइटल्ड टू देम इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट को पे किया जाता है कैसे, इंस्टॉलमेंट्स में, देन द डेज ऑफ ग्रेस आर एडेड वाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। कि जब हर एक इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट को कैलकुलेट किया जाएगा, जो 3 days हैं डेज ऑफ ग्रेस उनको ऐड किया जाता है। However, if the installment are payable on demand, अगर जो इंस्टॉलमेंट्स है वो डिमांड पे पेबल हैं, then no days of grace are allowed। तब तो कोई भी डेज ऑफ ग्रेस अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होंगे, पेबल ऑन डिमांड, पेबल ऑन प्रेजेंटमेंट। इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन दैट इन केस ऑफ ए चेक नो डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड। क्योंकि चेक क्या है, पेबल ऑन डिमांड है, इसीलिए चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसमें जो डेज ऑफ ग्रेस है वो ऐड नहीं होते। Second is in case of an instrument which is payable after the expiry of a certain number of months after date or after sight। तो जो इंस्ट्रूमेंट है पेबल होगा कब,
सर्टन नंबर ऑफ मंथ्स, जो भी मंथ्स डिसाइडेड थे 1 मंथ्स 2 मंथ्स 3 मंथ्स, उनकी एक्सपायरी के बाद वो आफ्टर डेट भी हो सकता है और आफ्टर साइट भी। द डेट ऑफ मैच्योरिटी विल बी द डेट कॉरस्पॉन्डिंग टू द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट वॉज ड्रॉन और प्रेजेंटेड फॉर साइट। जो मैच्योरिटी की डेट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट जिस डेट को ड्रॉन किया था उस डेट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जिस डेट को उस इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट किया था फॉर साइट। एज द केस में बी इन द कंसर्न्ड मंथ, जिस भी मंथ में उसको ड्रॉन किया है या फिर जिस भी मंथ में उसको प्रेजेंट किया था पेमेंट के लिए। इन केस द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, कि इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया फॉर ऑनर, द डेट ऑफ मेच्योरिटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट इट वो सो एक्सेप्टेड, कि जिस डेट को उसको एक्सेप्ट किया था उस डेट से जो मेच्योरिटी डेट है वो कैलकुलेट की जाएगी। एंड नोट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज नोटेड, ना कि उस डेट से जिस डेट को नोट किया था कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, नॉन एक्सेप्टेंस की, अभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इन केस देर इज नो कोरस्पॉन्डिंग डेट इन द मंथ इन विच द ड्यूरेशन इज एंडिंग। कई बार क्या होता है कि जिस डेट को मतलब जो मैच्योरिटी डेट आनी है या फिर जिसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेबल होगा, उस मंथ में वो कोरस्पॉन्डिंग डेट नहीं है, देन जो मैच्योरिटी डेट होगी वो उस मंथ के लास्ट डे को कंसिडर की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ड्रॉन किया 29 जैन को 1997 और वो पेबल कब है, आफ्टर 1 मंथ, तो इस केस में 29 फैब तो है नहीं, तो जो इंस्ट्रूमेंट पेबल होगा वो 28 फरवरी को हो जाएगा और उसमें जो 3 डेज हैं, डेज ऑफ ग्रेस, वो ऐड करेंगे तो मेच्योरिटी डेट बनेगी 3 मार्च को। It should also be mentioned here that while calculating the date of maturity, it is always the British calendar that should be used. तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी जो मेच्योरिटी की डेट है उसको कैलकुलेट करते समय तो जो हम कैलेंडर यूज़ करेंगे वो ब्रिटिश कैलेंडर होना चाहिए। इस कंटेंस्ट में अ मंथ इज़ अ कैलेंडर मंथ, यानी कि जो कैलेंडर मंथ होंगे जैन टू दिसंबर, एंड नोट ल्यूनर मंथ, वो ल्यूनर मंथ नहीं होने चाहिए। ल्यूनर मंथ कौन से होते हैं कि जिसमें जो टाइम पीरियड होता है न्यू मून और फुल मून, 2 मून के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको ल्यूनर मंथ कहते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट नहीं करना है, जो ब्रिटिश कैलेंडर है उसको यूज़ करना है मेच्योरिटी की डेट को कैलकुलेट करते टाइम। In all the above situations, while calculating the due date of payment, the date on which the instrument is drawn or is presented for payment or the date of occurrence of the specified event are not taken into account. तो जो ऊपर हमने सिचुएशन पढ़ी है उनके अकॉर्डिंग जब हम ड्यू डेट, जो पेमेंट की ड्यू डेट है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट की डेट है जिसको वो ड्रॉन किया था या पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया था या फिर जो किसी इवेंट की अकरेंस की कि जो भी स्पेसिफाइड डेट थी कि वो स्पेसिफाइड इवेंट है उसकी अकरेंस के बाद ही, इनको अकाउंट में नहीं लिया जाता और ये सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग है। एग्जाम्पल्स, एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन ऑन 30 अगस्त 1991 और पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको ड्रॉन किया गया है 30 अगस्त को और ये पेबल होगा आफ्टर 3 मंथ। इस केस में अगर हमने मेच्योरिटी की डेट को कैलकुलेट करना है या फिर पेमेंट की डेट को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें कॉरेस्पॉन्डिंग डे को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो भी कंसर्न्ड मंथ होगा। और यहाँ पे 30 अगस्त के बाद जो 3 मंथ्स हैं उसके बाद कौन सा मंथ आएगा, नवंबर, विच इज़ नवंबर। तो हैंस द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट की जो मेच्योरिटी डेट होगी वो 30 नवंबर हो जाएगी, प्लस में जो 3 डेज ऑफ ग्रेस हैं वो हम ऐड करेंगे, तो एक्चुअल में मेच्योरिटी डेट होगी हमारी 3 दिसंबर 1991। इस केस में वी हैव टेकन 30 नवंबर एज द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बिन ड्रॉन ऑन द 30 अगस्त एंड एज पर सेक्शन 23 वी हैव टेक इनटू अकाउंट द कॉरेस्पॉन्डिंग डेट इन द कंसर्न मंथ, कि जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग डेट है वही हमें कंसिडर करनी होगी मेच्योरिटी डेट को कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड क्या है, अगर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है उसको ड्रॉन किया गया है 31 अगस्त 1991 को
और ये भी पेबल कब है, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर डेट है। वट विल बी द ड्यू डेट इन सच ए केस, तो इस केस में ड्यू डेट क्या होगी। सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग देयर इज नो कोरेस्पॉन्डिंग डेट, तो सेक्शन 23 में जैसा लिखा गया था वैसे कोई भी कोरेस्पॉन्डिंग डेट मंथ में है ही नहीं। 31 अगस्त आफ्टर 3 मंथ्स क्या हो जाएंगे, 31 नवंबर होना चाहिए, बट नवंबर में तो 31 होता ही नहीं, तो कोई भी कोरेस्पॉन्डिंग डेट नहीं है। तो उस केस में जो मंथ की लास्ट डेट होगी उसको ही मतलब कंसिडरेशन में लिया जाएगा और उसके हिसाब से ही जो पेमेंट की डेट है वो कैलकुलेट करेंगे। सिंस देयर इज नो 31st डे इन नवंबर, द ड्यू डेट शैल बी 30th ऑफ नवंबर, तो हम यहाँ पे 30th जो नवंबर है उसको ही कंसिडर करेंगे और फिर उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस है वो ऐड हो जाएंगे, तो मेच्योरिटी डेट बन गई 3 दिसंबर। When the date of maturity is a holiday, अगर जिस डेट को मेच्योरिटी डेट है उसी डेट को क्या हो जाए, पब्लिक हॉलीडे हो जाए। When the date of maturity of an instrument falls on a public holiday, then such instrument shall be payable on the last preceding working day, section 25। तो पब्लिक हॉलीडे से पहले जो भी वर्किंग डे होगा उसको जो मेच्योरिटी डेट है वो कंसिडर की जाएगी, ये सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग है। For example, if the date of maturity of any instrument falls on a Sunday, जो मेच्योरिटी डेट है वो संडे को आ गई, देन द इंस्ट्रूमेंट शैल बी पेबल ऑन सैटरडे, तो जो इंस्ट्रूमेंट की जो मेच्योरिटी डेट होगी ना वो हम सैटरडे को कंसिडर करेंगे रादर देन ऑन मंडे, मंडे को नहीं। इन दिस कंटेस्ट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है किसमें, इंडियन लॉ में और इंग्लिश लॉ में। इंग्लैंड में तो क्या होता है, दे हैव डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन द पब्लिक हॉलीडे एंड बैंक हॉलीडेज, तो इंग्लिश लॉ में तो क्या करते हैं, जो भी बैंक हॉलीडेज होती हैं पब्लिक हॉलीडेज होती हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं। इफ़ द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, अगर जो मेच्योरिटी डेट आ गई इंस्ट्रूमेंट की वो कब है, पब्लिक हॉलीडे को, देन एज इन द केस इन इंडिया, जैसा इंडिया में होता है, इट इज़ पेबल ऑन द लास्ट प्रिसीडिंग वर्किंग डे, तो पब्लिक हॉलीडे से पहले जो भी वर्किंग डे होगा उस डे को जो मेच्योरिटी डेट है वो कंसिडर की जाएगी। However, if the date of maturity falls on a bank holiday, it is payable on the next preceding working day। अगर जो मेच्योरिटी की डेट है वो बैंक हॉलीडे हो जाए मेच्योरिटी की डेट वाले दिन, तो उस केस में जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसको कंसिडर किया जाएगा, और ये सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग है। सो आज हमारा जो ये चैप्टर है सेकंड वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको जो ये चैप्टर है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।